हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बजट आया था, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए कि बजट के ऊपर वीडियो बनाइए। किसी कारण से बिजी, तो ऑफिस का कुछ प्रेशर था, मैं बना नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, मैं देर से आया हूं लेकिन इंफॉर्मेशन पक्की लेके आया हूं। जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपके कंसेप्ट को ऐड ऑन करेगा। अभी तक आप लोग देखते हुए आ रहे थे कि बजट में क्या क्या चेंज हुआ है। मेरे वीडियो के बाद उस कंसेप्ट पर थोड़ा सा ऐड ऑन होगा। इतना मुझे पता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन किया था, बहुत जगह से फोन आया था कि बजट के ऊपर क्या अमेंडमेंट आया है, अल्टरनेट टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड रिजीम क्या है, इसके ऊपर क्या अमेंडमेंट है। इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि वीडियो बनाने के बाद और अधिक कॉल आएंगे। वीडियो बनाने के बाद और अधिक कॉल आएंगे। किस लिए? क्योंकि अभी तक जो आप कंसेप्ट आप देख रहे थे न्यूज चैनल में, पेपर्स में, मैं उसको और एलाबोरेटली एक्सप्लेन करूंगा और बिटवीन द लाइंस में आपको बताऊंगा। तो बिना अधिक टाइम लगाए हुए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या हुआ था ना, बजट में क्या हुआ था। गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो ओल्ड रिजीम है वो ओल्ड रिजीम पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ओल्ड रिजीम से गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी हो वो नए रिजीम में आया। मुझे ऐसा उम्मीद था कि इस बार ऐसा हो सकता है कि ओल्ड रिजीम को पूरी तरीके से हटा देगा। बहुत जगह न्यूज चैनल में आ रहे थे कि 10 लाख तक एग्जाम्शन आएगा, ऐसा आएगा। तो मुझे इस बात की उम्मीद था कि ओल्ड रिजीम को पूरी तरीके से हटा देगा। लेकिन आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक सिंपल सी एक मैं कहानी कहना चाहता हूं कि हमारी पोजीशन क्या है। जो लोग ओल्ड रिजीम में है उनकी पोजीशन क्या है। उनकी पोजीशन उसी तरीके से है जिस तरीके से घर में एक बच्चे की होती है। बच्चे सारा दिन डिमांड करता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मुझको ये चाहिए, वो दो। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, मिलता कुछ नहीं है और दिन के अंत में उल्टा होमवर्क मिल जाता है। वही कहानी हमारे साथ हुई है। वही कहानी इस बार बजट में उन सभी मिडिल क्लास पर्सन है जो ओल्ड रिजीम के अंदर में आते हैं, उन सभी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। मिला कुछ नहीं, होमवर्क मिल गया। तो देख, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या हुआ था। ओल्ड रिजीम में क्या हुआ, न्यू रिजीम में क्या हुआ। क्या हुआ था ना, गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी तरीके से ओल्ड रिजीम को खत्म कर दें। खत्म नहीं किया, कोई बात नहीं, नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट का मोटिव है वो खत्म कर ही देगा। न्यू रिजीम में क्या आई, तो गवर्नमेंट जब चाहे कि नए रिजीम में लोग आए, तो इस बार जितने भी टैक्स बेनिफिट दिए गए सभी न्यू रिजीम वाले को दिए गए। ओल्ड रिजीम वाले को सिर्फ होमवर्क मिला, कुछ बेनिफिट नहीं मिला। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि बच्चे का वो पोजीशन है कि मिलेगा कुछ नहीं, होमवर्क मिल जाएगा। वही ओल्ड रिजीम वाले के साथ हुआ है। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी को कहा कि आप न्यू रिजीम में आइए। तो न्यू रिजीम में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट थिंग है, पहले जो उसका जो न्यू रिजीम का जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट था, पहले क्या था, पहले था 2.5 to 5 लाख 5%, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 12.5 लाख 15%, 12.5 लाख से 15 लाख 20%, एवं 15 लाख 30% है। तो पहले का जो स्लैब था वो 2.5 लाख से इंक्रीज होता था। एवरी 2.5 लाख इंक्रीज पर 5% था। फर्स्ट 2.5 लाख नील, मैं आपको न्यू रिजीम आपको मैं ये बता रहा हूं। कल जब मैं पेन टैबलेट में बताऊंगा तो और बेटर समझ में आएगा। आज आपको मैं एक ब्रीफ आपको मैं बता रहा हूं। तो पहले कंसेप्ट क्या था, 2.5 लाख तक नीड, 2.5 to 5 लाख 5%। तो प्रत्येक 2.5 लाख पर 5% इंक्रीज हो रहा था। इस बार क्या किया गया, इस बार इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। और कितना कर दिया गया, 2.5 लाख से इंक्रीज करके 3 लाख कर दिया। क्या हो गया, अप टू 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख आपका 15%। इस तरीके से प्रत्येक 3 लाख पर 5% इंक्रीज किया गया। समझ गए? एवं 15 लाख 20%। एक बार मैं आपको फिर से बताऊं, देखिए मेरे पास मेमोरेंडम है, क्या है, अप टू 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 15%, और 12 to 15 लाख 20%, एंड अबव 15 लाख 30%, अबव 15 लाख 30%। तो ये आपका नया रिजीम में लाया गया। गवर्नमेंट ने क्या कहा, पहले क्या था, पहले क्या हुआ कर रहा था, पहले थे कि आप ओल्ड रिजीम में है, आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा नया रिजीम में जाने के लिए। पहले क्या था, आप ओल्ड रिजीम में बाय डिफॉल्ट हो और आपको ऑप्शन लेना पड़ता था न्यू रिजीम में जाने के लिए। एक फॉर्म
था उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और बताइए कि मैं न्यू रिजीम में आना चाहता हूँ। इंडिविजुअल के लिए कोई इशू नहीं है, इस बार चाहो तो न्यू रिजीम, नेक्स्ट टाइम चाहो तो ओल्ड रिजीम, ऐसा पहले भी था वो इस बार भी है। बट इस बार गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम सभी न्यू रिजीम में आते हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये जो पहले जो ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट था, इस बार न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट हो गया। इस बार न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट हो गया, आप और हम सभी न्यू रिजीम में आ गए। किसी को यदि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सेविंग किया हुआ है, उसका यदि आपको बेनिफिट लेना है तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि मैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूं। गॉट माय पॉइंट? मैंने क्या कहा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि मैं न्यू रिजीम में जाना चाहता हूं। पहले था ओल्ड रिजीम बाय डिफॉल्ट, अब आपका है न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट। बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अभी तक फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, अभी तो ये फाइनेंस बिल है, जब वो एक्ट बन जाएगा मार्च के बाद, उसके बाद वो फॉर्म प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। अभी तक तो ये फाइनेंस बिल है। दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये पार्लियामेंट में फिर से डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, फिर ये पॉइंट कुछ चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट देखेंगे कि कंट्री का क्या मूड है, उसके हिसाब से कुछ पॉइंट को चेंज किया जा सकता है। सो डोंट लूज होप, चेंज किया जा सकता है। तो मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट ये किया जो आपके लिए न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट कर दिया। अब आप एप्लीकेशन देकर आप ओल्ड रिजीम में जा सकते हो। पहला ये हो गया। दूसरा ये था कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में डिफरेंस क्या था। जब आप न्यू रिजीम में रहते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन जो 50,000 का मिलता था वो नहीं मिलेगा, जो किसी को पेंशन मिलता है उसके ऊपर जो फैमिली पेंशन पर जो छूट मिलता था वो नहीं मिलेगा, और बहुत सारे थे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। जो आपने कमाया उसके ऊपर में आप टैक्स पे कीजिए। समझ में आया? जो आपने कमाया उसके ऊपर में कोई सेक्शन 10 80C कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, चैप्टर 6 से एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी आपने पैसा कमाया उसके ऊपर आप टैक्स पे कीजिए। गवर्नमेंट ने क्या देखा, गवर्नमेंट इस स्कीम को पॉपुलर करने के लिए, न्यू रिजीम को पॉपुलर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दिया। रिबेट कहाँ तक का दिया गया, रिबेट 7 लाख तक का दिया गया। ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं है। मैंने पहले कहा ओल्ड रिजीम वाले को सिर्फ होमवर्क मिला। होमवर्क क्या मिला कि आप नया फॉर्म प्रिस्क्राइब कीजिए और न्यू रिजीम में आइए। बट न्यू रिजीम वाले को गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। क्या बेनिफिट दी, रिबेट के जो पहले 5 लाख का जो लिमिट था उस रिबेट के लिमिट को 7 लाख इंक्रीज कर दिया गया। मतलब यदि कोई न्यू रिजीम में है तो 7 लाख तक टैक्स फ्री है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बेनिफिट नहीं मिलते थे न्यू रिजीम में 50,000 का, वो भी मिलना शुरू हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन के जो बेनिफिट नहीं मिलते थे 50,000 का, ये भी अब न्यू रिजीम में अलाउ कर दिया गया। समझ गए? इसके अलावा अभी देखिए तो किसी यदि कोई न्यू रिजीम में है, उसका सैलरी यदि 7.5 लाख तक है, कोई यदि न्यू रिजीम में है और सैलरी यदि 7.5 लाख तक है विदाउट एनी डिडक्शन, तो 50,000 तो आपको 16(1)(a) में मिल जाएगा। और जो 7 लाख है वो जैसे ही 50,000 आप लेस कर दोगे तो 7 लाख का आपको रिबेट मिल जाएगा। 7 लाख तक यदि आपका इनकम है तो आपको रिबेट मिल जाएगा। समझ गए? तो अब ऐसा हुआ कि जिस किसी का भी इनकम 7.5 लाख तक है वो उसके लिए न्यू रिजीम ही बेनिफिट है, उसके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिट नहीं है। क्योंकि ओल्ड रिजीम में तो रिबेट सिर्फ 5 लाख तक का था। ओल्ड रिजीम में तो रिबेट सिर्फ 5 लाख रुपए तक का था। हाँ, आपने यदि 80C में और 80C में आपने यदि रिडक्शन लेके रखे हैं या फिर HBL का कुछ रिडक्शन है तो बात की बात है। तो समझ गए? तो 7.5 लाख तक वाले के लिए न्यू रिजीम ही प्रेफर है। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि जिस किसी का भी इनकम 7.5 लाख तक है उसके लिए न्यू रिजीम ही बेटर है। क्योंकि 50,000 का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन था वो अब न्यू रिजीम में भी अलाउ कर दिया, जो पहले न्यू रिजीम में अलाउ नहीं था। इसके अलावे और क्या हो गया, और क्या बेनिफिट दिया गया न्यू रिजीम वाले को। न्यू रिजीम में आप लोग अभी देखे होंगे कि गवर्नमेंट एक नया स्कीम आया था, अग्निपथ स्कीम आया था। और जो अग्निपथ में जो पार्टिसिपेट करते थे उसको गवर्नमेंट कहते थे अग्निवीर।
तो ये जो अग्निवीर जो मोदी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया गया था, जो आपको डिफेंस को प्रमोट करेगा, जो डिफेंस को सपोर्ट करेगा इंडिया के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए अग्निवीर स्कीम को लाया गया था। गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि मैं एक अग्निवीर कॉर्पस बनाऊंगा, मैं एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाऊंगा। उस अग्निवीर कॉर्पस फंड में क्या होगा, इंप्लॉय का कुछ पैसा कटेगा, इंप्लॉयर का कुछ पैसा कटेगा, और जब इंप्लॉय का कुछ पैसा उसमें अग्निवीर स्कीम में जाएगा और इंप्लॉयर का कुछ पैसा अग्निवीर स्कीम में जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग भी अग्निवीर है, जो लोग भी अग्निवीर में आएंगे वो न्यू रिजिम में आए, वो लोग न्यू रिजिम में आए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि जो पैसा इंप्लॉयर, जो पैसा गवर्नमेंट अग्निवीर के कॉर्पस में दे रहा है, अग्निवीर के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लाइक एनपीएस की तरह जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो तो अग्निवीर के सैलरी में ऐड हो जाएगा, वो अग्निवीर के सैलरी में ऐड हो जाएगा। बट 80CC, गौर से सुनिएगा, न्यू स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है एक्सेप्ट 80CC। चैप्टर 6A में 80CC का छूट मिलेगा। 80CC में क्या मिलेगा, जो अग्निवीर स्कीम के जो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन थे प्लस जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो अग्निवीर है वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लस जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों कंट्रीब्यूशन मिला के 80CC में छूट मिलेगा, 80CC में छूट मिलेगा। और इसकी लिमिट कोई 1.5 लाख नहीं है, कोई 2 लाख नहीं है, इसमें कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। बट ये छूट सिर्फ न्यू रिजिम में मिलेगा, ओल्ड रिजिम में नहीं मिलेगा। सिंस जो अग्निवीर का जो सैलरी होता है उसके हिसाब से न्यू रिजिम ही उनके लिए बेटर रहेगा। समझ गए आप लोग? ये एक मोटा मोटा चेंज था। एक चेंज और था आपका, जो सरचार्ज का रेट था, सरचार्ज का रेट आपका कम हो गया। सरचार्ज का रेट जैसे पहले क्या था, अप टू 50 लाख नील, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, एबव 5 करोड़ 37%। ये जो अपर सीलिंग 37% था ना, वो आपका हट गया। अब आपका एबव 2 करोड़ 25%, एबव 2 करोड़ 25%। ये जो 37 का जो सीलिंग था वो आपका हट गया। बाकी पुराना सीलिंग सब सेम है, पुराने लॉ पूरा सेम है, सिर्फ चेंज इतना हुआ कि एबव 2 करोड़ रहने पर आपका आ जाएगा 25%, और ये 2 करोड़ टू 5 करोड़ था उसको खत्म कर दिया गया। बट ये चेंज भी किए गए सिर्फ न्यू रिजिम वाले के लिए, सिर्फ न्यू रिजिम वाले के लिए। तो ओल्ड रिजिम वाले को क्या मिला, घंटा। ओल्ड रिजिम वाले को कुछ नहीं मिला, एक नया होमवर्क मिल गया। बच्चे के अंदर मांग रहे थे ना, ये चाहिए वो चाहिए, 2 लाख तक का छूट चाहिए, कुछ नहीं मिला। मिला क्या, होमवर्क मिला। होमवर्क में क्या मिला कि आप एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में बताएंगे कि मैं ओल्ड रिजिम में रहूंगा। यदि आप नहीं बताएंगे तो गवर्नमेंट आपको पकड़ के न्यू रिजिम में ले आएगी। समझ गए? ये आपको रिटर्न फाइल करने से पहले बताया, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका थोड़ा चेंज हुआ। कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जो कैपिटल गेन में हुए हैं, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो LIC पॉलिसीज को लेकर हुए हैं। अच्छा, एक बार मैं अग्निवीर स्कीम बोल देता हूं। तो अग्निवीर कॉर्पस में क्या होता है, अग्निवीर कॉर्पस में जो कंट्रीब्यूट करता है इंप्लॉय और जो अग्निवीर जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, वो दोनों का दोनों पैसा 80CC में छूट मिल जाता है। जैसे आपका 80CC का था जो पेंशन वाले केस में था, जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो इंप्लॉय का सैलरी का पार्ट में आ जाता है, फिर आपका छूट मिल जाता है उसको 80CC 1, 2 और 1B जो भी था, इसमें आपको छूट मिल जाता है। वही सेम कहानी यहाँ पर भी है। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक बार ऐड होगा और लेस में दोनों होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होगा और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया कि जब इस अग्निवीर कॉर्पस से जो पैसा मिलेगा अग्निवीर को, आइदर जो अग्निवीर को मिल रहा है या किसी कारण से डिसीज होने के बाद उसके फैमिली मेंबर को मिल रहा है, इन दोनों केस में जो भी पैसा आपको अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलेगा, जो भी पैसा आपको अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलेगा, वो आपका एग्जम्प्ट होगा, वो टोटली आपका एग्जम्प्ट होगा। मैं सेक्शन को लेकर डील नहीं कर रहा हूं। जब मैं बैठूंगा कि लैपटॉप के साथ में वीडियो बनाने के, तब आपको मैं सेक्शन को लेकर डील करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था कैपिटल गेन को लेकर। मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि कैपिटल गेन को लेकर जो बताएगा ना, ये मान के चलिए कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। और इस कैपिटल गेन के बाद ना आप लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे कि गवर्नमेंट ने ये क्या किया,
गवर्नमेंट ने जो किया वो सही किया, लॉजिकल सही किया, बट बहुत बड़ा देखा जाए तो एक बेनिफिट आपसे ले लिया गया। देखिए क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, कोई आदमी यदि अपना घर बाई कर रहा है, फ्लैट बाई कर रहा है, तो करते क्या थे हम लोग नॉर्मली करते क्या थे, हम लोग जब रेसिडेंशियल हाउस बाई करते थे तो हम बैंक से लोन लेते थे। तो लोन लेने के बाद जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के जो इंटरेस्ट थे वो हमको छूट मिलता था, और फिर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हम क्या करते थे, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसका मैं छूट ले रहा था, प्लस कोई लोग क्या करते थे, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो भी 80C के अंदर में छूट ले रहे थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि जब आप उस प्रॉपर्टी को, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को जब आप सेल करोगे, तो सेल करने में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। हम लोग क्या करते हैं, एक्विजिशन का हम लोग ये कर लेते हैं, इंडेक्सेशन कर लेते हैं। तो जब लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज लाया, मान के रखिए दोस्तों, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि ये गवर्नमेंट ने गलत किया, सही किया, वो तो एक बात की बात है, बट गवर्नमेंट ने जो किया वो बहुत, मतलब एक, क्या बताऊं मैं, एक जो लोग भी होम बायर है, जो लोग भी घर खरीदते हैं, उनके लिए बहुत गलत इंपैक्ट हुआ। अब क्या होगा, हम करते क्या थे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। गवर्नमेंट ने कहा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप लेस करते हो तो आपने जो बैंक से लोन लिया था उस लोन का प्रिंसिपल तो आपने ऑलरेडी 80C में क्लेम कर लिया, तो और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के जो इंटरेस्ट थे वो भी आप सेक्शन 24 में क्लेम कर लिए थे, एचपी का इनकम कंप्यूटर से करते समय। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो प्रिंसिपल ऑफ लोन नहीं आएगा जो आपने 80C में क्लेम कर चुका है। मतलब कोई यदि 80 लाख रुपीज का लोन लिया है या 50 लाख, जो भी आपने लोन लिया है, तो लोन नॉर्मली 80% लोन मिलता है, तो और क्या करते हैं लोग, उस लोन के ऊपर में प्रिंसिपल का बेनिफिट 80C में लेते हैं। गवर्नमेंट तो कह रहा है ये आपका डबल बेनिफिट ले लिया, आपने तो प्रिंसिपल को ऑलरेडी ड्यूरिंग द लोन टेन्योर आपने उसको चुका लिया, आपने उसका बेनिफिट ले लिया, तो आपको 2 बार बेनिफिट नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो ऐड नहीं होगा। तो कोई आदमी यदि 1 करोड़ का यदि घर खरीदता है और 80 लाख रुपए का यदि लोन लेते हैं, तो 20 और लोन को तो वो प्रत्येक साल वो क्लेम कर रहे हैं अपने इसमें 80C में। हाँ, तो 1.5 लाख का लिमिट है, किसी का लोन अमाउंट 1.5 लाख से अधिक है तो आप जितना क्लेम करो उतना ही, तो आपको एक बार प्रिजर्व करना पड़ेगा कि आपने कितना क्लेम किया था। जो आप क्लेम कर लोगे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं होगा, मान के चलिए बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। इसके ऊपर ये मैं चाहता हूं कि शायद इसके ऊपर कुछ एक अमेंडमेंट आए, एक गवर्नमेंट इस प्रोविजन को थोड़ा सा कुछ सोचे। वैसे तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो लॉजिकली करेक्ट है, हम सभी ऐसा करते हैं, इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि जो गवर्नमेंट गलत कर रही है, बट ये एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है हम सभी के ऊपर में। दूसरा हो गया एक LIC पॉलिसी। क्या होते थे ना, LIC पॉलिसी में क्या था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D बोल के एक सेक्शन है, उसमें क्या होता है कि उसका जो एग्जम्प्ट होता है, LIC पॉलिसी जो मैच्योर्ड होने पर जो पैसा मिलता था वो एग्जम्प्ट होता था सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में। उसके कंडीशन क्या थे कि सम एश्योर्ड का 10% होना चाहिए, जो पॉलिसी के जो सम एश्योर्ड है वो 10% है। जो हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल है, जो अधिक पैसे वाले लोग हैं, वो करते क्या थे, वो आपका 10 लाख का 20 लाख का पॉलिसी बाई कर लिया, ठीक है ना, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैं सम एश्योर्ड का 10% ही है, और जब मुझे वो पूरा मिलेगा, मैच्योरिटी पर जब पूरा मिलेगा तो उसका बेनिफिट वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में क्लेम कर लेते थे। गवर्नमेंट ने कहा कि ये ठीक नहीं, मैं इसको रोकता हूं। गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं इसको रोकता हूं, और रोकने के लिए क्या ला दिया, अप्रैल 23 के बाद, प्लीज नोट माय वर्ड्स, अप्रैल 23 के बाद आप जो पॉलिसी बाई करते हो, सिंगल पॉलिसी और ड्यूरिंग द ईयर जो भी पॉलिसी बाई करते हो, और यदि उस पॉलिसी का टोटल सम एश्योर्ड मोर देन 5 लाख है, प्रीमियम, टोटल प्रीमियम मोर देन 5 लाख है, यदि उस पॉलिसी का एक साल में जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो यदि 5 लाख या मोर है,
तो आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि मैं तो 10% वाले पर जाता ही नहीं हूं। 10% वाला अभी भी एप्लीकेबल है, जिसके जो प्रीमियम 5 लाख से कम पे करते हैं। अब एक जगह में ऐसे ही फ्रेंड के साथ में डिस्कस कर रहा था, तो मुझे ये कहा गया कि पुराने वाले पॉलिसी का क्या होगा। पुराने वाले पॉलिसी कुछ नहीं करना है, ये जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो अप्रैल 23 के बाद से होगा, वो अप्रैल 23 के बाद से होगा। ऐसे और बहुत सारे चेंज हुए, कुछ चैरिटेबल टेस्ट को लेकर चेंज हुआ है, एक सेक्शन 35D में चेंज हुए हैं। तो मैं आज के लिए इतना ही। बहुत आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक अग्निवीर और न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम, तो इसके ऊपर बनाइए, इसलिए मैं आपको एक वीडियो बनाया हूँ। अब ये मान के चलिए कि ओल्ड रिजीम वाले को कुछ नहीं मिला, न्यू रिजीम, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ओल्ड रिजीम वाले को कुछ नहीं मिला, न्यू रिजीम वाले को पहला तो सेक्शन 61A का 50,000 का वो बेनिफिट मिल गया। जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो पैसा जमा करते एम्प्लॉयर एम्प्लॉय छूट, वो आपको मिल गया। इसके अलावे आपको 5 लाख से बढ़ के रिबेट 7 लाख का हो गया। इसके अलावे जो हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल है, जिसके जो इनकम अधिक होते हैं, उसका जो मैक्सिमम सरचार्ज का लिमिट है वो 25% हो गया, 37% वाले से 37% से रिड्यूस हो गए। अब हुआ क्या, जो लोग लो इनकम वाले हैं, जिसका इनकम 7.5 लाख से कम है, जिसका इनकम आपका इनकम यदि 7.5 लाख से कम है, तो आप भले ही कोई LIC करो, कोई पॉलिसी करो, क्या है, तो आप तो न्यू रिजीम में ही जाओगे ना, अब ओल्ड रिजीम में क्यों रहोगे। समझ में आया। तो और न्यू में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका इनकम है, जो आपका सैलरी, उतना पर आप टैक्स पे कर दो, कहानी खत्म। तो क्या हो गया, जो आपका, तो जिसका इसमें लॉ में बजट में हुआ क्या, जिसका इनकम 7.5 से कम था, जो गरीब लोग थे, जो मतलब जो गरीब होना ठीक नहीं रहेगा, जिसका इनकम लो सैलरी वाले हैं, वो आपके आ जाएंगे, इसमें वो आपके आ जाएंगे, उनके लिए बेनिफिट हुआ। अल्टरनेटिव रिज्यूम जो न्यू रिज्यूम उनके लिए बेनिफिट हुआ। जो अधिक पैसा वाले हैं उनको भी बेनिफिट हुआ, 37% का जो सरचार्ज था वो कम हो गया। मिडिल क्लास वाले क्या किए, कुछ नहीं। मिडिल क्लास वाले किसी ने भेजा था मुझे SMS से बजट के बाद, जो पुअर है उनको मिला सब्सिडी, जो रिच है उनको मिला रिबेट, और मिडिल क्लास टीवी पर सिर्फ देखते रहे डिबेट। यही हुआ, मिडिल क्लास वालों के हाथों में सिर्फ डिबेट आई और कुछ नहीं आई। हाँ, एक जो कैपिटल गेन को लेकर जो चेंज किया गया, मेरे ख्याल से उस पर चेंज होना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट लॉजिकली करेक्ट है, उस पर कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट लॉजिकली करेक्ट है, इसलिए वो ऐसा ही रहेगा। बट ये एक कुछ हार्श हो गया मेरे ख्याल से। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा जो आपका से LIC पॉलिसी के लिए क्या है, इंडिविजुअल के लिए वो ठीक है, वो हाई जो अधिक पैसे वाले उनके लिए। एक और चेंज किया गया ना, बहुत सारे 80G के जो डोनेशन थे, मोदी जी ने कांग्रेसियों से पूरी तरीके से बदला ले लिया। बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी क्या किया गया, जो 3 तरह के जो फंड होते थे, एक आपका फंड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था, एक इंदिरा गांधी के नाम पर था, और एक राजीव गांधी के नाम पर था। मोदी जी ने कहा कि आप यदि इस फंड में कंट्रीब्यूट करोगे, आपको करना था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में करो, आप नमामि गंगे में करो, आप प्राइम मिनिस्टर फंड में, बहुत सारे फंड उसमें करो, उसमें आपको छूट मिलेगा। लेकिन आप यदि इस 3 फंड में कंट्रीब्यूट करोगे, जवाहरलाल नेहरू वाले जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो भी था, ये 3 जो ट्रस्ट थे, एक चाइल्ड को लेकर था, एक ड्रॉट को लेकर था, तो ये जो 3 जो ट्रस्ट थे, इस 3 में यदि आप कंट्रीब्यूट करते हो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तो इसमें आपको 80G का छूट नहीं मिलेगा। जाओ, कहानी खत्म, 80G का छूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं एक मोटे रूप से आपको मैं बताया हूँ। बजट में बहुत सारे चेंज हुए हैं। आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत हद तक आपके कंसेप्ट को क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर बनाऊंगा वीडियो, उसमें आपको डिटेल है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या आपके लिए लूज हुआ, वो मैं आपको डील करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।